ऐसे केस में क्या है कि एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अब ओपनिंग क्लोजिंग का मुझे क्लियर है, प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन ये भी मुझे क्लियर ऑन दैट स्टॉक एक्सचेंज विच रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन द शेयर, मतलब बीएससी which records the highest number of trading in share, इसका मतलब BSC और NSC हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग, जिस स्टॉक के एक्सचेंज में हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रेडिंग होगी, मतलब सेल परचेज का टोटल सेल परचेज जिस स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा हुई होगी, हाईएस्ट वॉल्यूम जिस पे ज्यादा शेयर्स ट्रेड हुए होंगे जिस स्टॉक एक्सचेंज के, उसी स्टॉक एक्सचेंज को हम कंसिडर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग निकालने के लिए। अब बीएससी में मान लीजिए हो सकता है मेरा बीएससी में ज्यादा वॉल्यूम है, इसमें मान लीजिए 1 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं टोटल मेरे सेल परचेज मिला के जो भी हुआ हो, तो मुझे बीएससी वाले प्राइस को कंसिडर करना पड़ा है, एनएससी वाले प्राइस को कंसिडर नहीं करना। अगर एनएससी में ज्यादा ट्रेडिंग हुई है तो फिर एनएससी वाले प्राइस में जो ओपनिंग क्लोजिंग हो उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि भैया आपका हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन द शेयर, जिस स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा ट्रेड हुए शेयर्स उस स्टॉक एक्सचेंज को ही फेयर मार्केट वैल्यू के लिए कंसिडर करना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं कि साहब ऐसे शेयर्स की किसी में ट्रेडिंग ही नहीं हुई कहीं पर, भाई यही केस तो हो सकता है। मैंने कहा ना फेयर मार्केट वैल्यू, हमें पता है कि फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं है। पहली कंडीशन क्या बनी कि भाई शेयर्स होना चाहिए किसी कंपनी में, ठीक बात है। फिर हमने कहा कि भाई शेयर्स तो है लेकिन वो किसी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होना चाहिए, तो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर ट्रेड है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज ले लो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का। ओपनिंग प्राइस कौन सा होता है? फर्स्ट सेल प्राइस, फर्स्ट सेटलमेंट सेल प्राइस। क्लोजिंग क्या होता है? लास्ट सेटलमेंट सेल प्राइस। इसका एवरेज ले लिया, डिवाइड बाय 2 करके मैं एवरेज निकाल दिया। अब मैं कहता हूं भैया शेयर्स एक की जगह 2 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, 2 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो एक काम कीजिए, जिस स्टॉक एक्सचेंज में शेयर सबसे ज्यादा ट्रेड हुए, सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ, मान लीजिए वहां पे 1 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं बीएससी में, एनएससी में 1,20,000 हुए, तो मुझे 1,20,000 वाले में देखना वहां पे क्या प्राइस है ओपनिंग क्लोजिंग, उसको कंसिडर कर लो। अब मैं कह रहा हूं तीसरा केस कि भैया ये कहीं ट्रेड ही नहीं हुए शेयर्स, बहुत घटिया टाइप के शेयर्स थे, किसी ने ना सेल करे ना किसी ने परचेज करे, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेना शेयर्स में। अच्छा जी ऐसी बात है, हाँ जी ये बात है। तो कहता है कि अगर ऐसे शेयर्स ट्रेड ही नहीं हुए हैं, नो ट्रेडिंग, कहीं शेयर्स ऐसे ट्रेड नहीं हुए हैं, तो ऐसे केस में फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी? क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वुड बी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट विच द क्लोजेस्ट टू द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन। जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करा है, भाई हमें तो वही चाहिए था ना, हमें फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन का चाहिए? जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करा। हमने यही बात अभी तक समझी है, भाई हमें फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए जिस दिन हमें ऑप्शन एक्सरसाइज करा। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करा उस दिन कोई शेयर ट्रेड नहीं हुआ, जब शेयर ट्रेड नहीं हुआ उस दिन तो मैं फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकाल लूं? तो हमने कहा कोई बात नहीं, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ उससे ठीक पहले कब शेयर ट्रेड हुए थे, उससे ठीक पहले की वैल्यू कब आई थी? वुड बी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट विच द क्लोजेस्ट टू द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन। कहते हैं कि उसके सबसे पास वाले क्लोजिंग प्राइस निकालो शेयर्स का। द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज वुड बी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट विच द क्लोजेस्ट टू द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन। मतलब जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करा उससे ठीक पहले सबसे पास वाला दिन कौन सा था, उसका क्लोजिंग प्राइस ले लो। ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस कौन सा? लास्ट सेटलमेंट सेल प्राइस, वो ले लो बस। जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करा उस दिन शेयर ट्रेड ही नहीं हुए कहीं पर भी, ठीक है, उस दिन ट्रेड नहीं हुआ, उससे ठीक पहले कब हुए थे वो वाला ले लो। अब मैं कह रहा हूं कि साहब या फिर और क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वुड बी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट विच इज क्लोजेस्ट टू द डेट ऑफ which records the highest volume of trading in such shares if shares traded in more than one recognized stock exchange। भाई सही बात है, यह बात हमने ऊपर भी पढ़ी है कि जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ अगर उस दिन कोई शेयर ट्रेड नहीं हुआ तो उससे ठीक पहले कब ट्रेड हुआ था वो क्लोजिंग प्राइस ले लो। मतलब क्लोजिंग प्राइस कौन सा? लास्ट सेटलमेंट का सेल प्राइस ले लो, ठीक बात है। या फिर अगर उससे पहले शेयर्स 2 जगह ट्रेड हो रहे थे, हमने भी ये बात पढ़ी ना कि शेयर्स 2 जगह ट्रेड हो रहे थे, उससे पहले जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करो उस दिन कुछ नहीं था, उससे पहले 2 जगह ट्रेड हो रहे थे, तो कौन सा वाला स्टॉक एक्सचेंज लूंगा? जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ वॉल्यूम शेयर्स का, उस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के
क्लोजिंग प्राइस लेना है मुझे। क्लोजिंग प्राइस कौन सा? लास्ट सेटलमेंट का सेल प्राइस। बड़ा सिंपल सा, ये भी कोई ऐसा टेक्निकल नहीं है, ठीक है। तो एक बार वीडियो दोबारा रिपीट रिकॉर्ड देख लोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये हमारे बात थी जब शेयर्स हमारे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, ठीक है। जब हमारे शेयर्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि भैया जब वो लिस्टेड ही नहीं है किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो उस केस में हम क्या करें? तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? उस केस में बड़ा सिंपल सी बोल दी इसमें बात कि भैया उस केस में आप ज्यादा हाथ पैर मत मारो, फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। सच वैल्यू ऑफ शेयर्स इन द कंपनी इज डिटरमाइंड बाय द मर्चेंट बैंकर ऑन द स्पेसिफाइड डेट। मर्चेंट बैंकर मतलब स्पेसिफाइड डेट, मतलब स्पेसिफाइड डेट क्या होनी चाहिए? अरे भी स्पेसिफाइड डेट भी समझेंगे। मर्चेंट बैंकर मतलब वो बैंकर जो शेयर्स के ट्रेडिंग वगैरह करवाता हो, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी है, एचडीएफसी सिक्योरिटी है, ये सब क्या है? शेयर्स ट्रेडिंग कराते हैं ना। वो बैंक उस शेयर्स की जो फेयर मार्केट वैल्यू बता रहे हैं उसको ही कंसिडर मान लो, उसको ही वैल्यूएशन के लिए अपनी जो है फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर कर लो। ऑन द स्पेसिफाइड डेट, स्पेसिफाइड डेट कौन सी डेट होनी चाहिए? ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, यही बात होनी चाहिए। ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज। देखिए स्पेसिफाइड डेट यहाँ पे थोड़ा मेंशन भी करा हुआ है। स्पेसिफाइड डेट मींस द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, या फिर द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन और एनी डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, बट 180 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है हमारा केस टू केस। या तो जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा उस दिन का ले लो भाई। स्पेसिफाइड डेट कब हमने कहा ना, स्पेसिफाइड डेट वाले दिन की फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करनी है ना हमें। द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी सच वैल्यू ऑफ द शेयर इन द कंपनी इज डिटरमाइंड बाय द मर्चेंट बैंकर ऑन द स्पेसिफाइड डेट। तो डेट स्पेसिफाइड डेट, डेट ऑन विच ऑप्शन एक्सरसाइज, या फिर उससे पहले की डेट हो लेकिन 180 दिन से पुरानी वो डेट नहीं होनी चाहिए। भाई हो सकता है ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाले मर्चेंट बैंक में कोई वैल्यूएशन इसकी डिफाइन ही ना करी हो, ठीक है, पुरानी वैल्यूएशन ले लो। कितनी पुरानी होनी चाहिए? सिर्फ 180 दिन तक की पुरानी, इससे पुरानी हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमने दोनों केस पढ़ लिए कि साहब अगर आपको जो शेयर्स मिले हैं वो किसी कंपनी में शेयर्स हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। अगर लिस्टेड हैं तो किसी एक में लिस्टेड हैं या किसी दो में लिस्टेड हैं, या लिस्टेड ही नहीं है, किसी में भी ट्रेड नहीं हुआ उनका, कहीं ट्रेडिंग नहीं हुई, लिस्टेड है ट्रेडिंग नहीं हुई। ये दूसरी कैटेगरी हो सकती है कि भैया वो कहीं लिस्ट ही नहीं है, कहीं लिस्ट नहीं है तो मर्चेंट बैंकर वाले वैल्यूएशन कंसिडर कर लो। और अगर लिस्ट है तो हमने समझ लिया कि एक ही रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो एवरेज ले लो ओपनिंग और क्लोजिंग का। दो में लिस्ट है तो एवरेज ले लो ओपनिंग क्लोजिंग का, लेकिन उस स्टॉक एक्सचेंज का जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रांजेक्शन ट्रेड हुई हो। जब ट्रेडिंग ही नहीं हुई है, ठीक है भैया, ट्रेडिंग नहीं हुई है तो क्लोजिंग प्राइस ले लो। कब? ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ उस दिन का, या उससे पहले जब भी ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ उस दिन का। एक में हुआ तो एक का ले लो, दो में हुआ तो फिर वहां पे फिर वही रूलिंग लग जाएगी कि भैया सबसे जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए हैं उसको कंसिडर कर लो क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो एक बार वीडियो दोबारा रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी भी है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है कहीं कहीं। देखिए जी क्वेश्चन देखते हैं कि XYZ लिमिटेड अलॉटेड 1000 इक्विटी शेयर्स टू मिस्टर ए इन जून 2024। The shares were allotted at 200 per share as against the fair market value of 300 रुपये per share on the date of exercising the option by the allottee. The fair market value was computed in accordance with the method prescribed under that what is the value perquisite value of straight equity share. अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है और किस दिन की हमें चाहिए? ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। अगर ये वैल्यू नहीं दी होती तो हमें फिर सारा दिमाग लगाना पड़ता। क्या लिस्टेड है, एक जगह लिस्टेड है, दो जगह लिस्टेड है, ट्रेड हुआ है, नहीं हुआ है, क्या लिस्टेड ही नहीं है, बहुत सारी बातें हो जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में अच्छी बात है हमारे पास ये है कि हमें 300 रुपये उसकी फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है, वो भी डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन पे। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो गया ये कि भैया फेयर मार्केट वैल्यू थी कितनी? फेयर मार्केट वैल्यू थी शेयर्स की 1000 शेयर्स थे, 300 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए।
अलॉट करे गए उसको 1000 शेयर 200 रुपए के हिसाब से। 3 लाख के शेयर उसको 2 लाख रुपए में दे दिए गए, तो उसको जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स होगी कितनी होगी, उसको कितने का फायदा हुआ, 1 लाख रुपए का तो फायदा हुआ। ये वैल्यूएशन आपने कैसे निकाली है, रूल 38 के अकॉर्डिंग, रीड विथ सेक्शन 1726 इसके अंदर यहाँ क्योंकि ना मैं अच्छी बात यह कि क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है, और मैं आपको बताऊं क्वेश्चन में हो सकता है आपको फेयर मार्केट वैल्यू भी निकालनी पड़े, लेकिन उसके लिए सारी डिटेल्स क्वेश्चन में गिवन होगी। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में होगा, 1 में है, 2 में है, ओपनिंग क्लोजिंग सेल प्राइस उसका क्या था, सारी बातें लिखी होंगी, उसके बेसिस पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन के लिए आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा था, 300 रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू, 200 में लॉट ऑफ कर दी, 100 रुपए पर शेयर उसका परक्विजिट्स की वैल्यू हो गई। सेकंड कहता है, क्वेश्चन कहता है, इन द केस ऑफ सब्सिक्वेंट सेल ऑफ दो शेयर बाय श्रीचंद व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दो स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब यहां पर जो बात थी ना कि मतलब फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए थी, 2 लाख में उसको अलॉट होगी, 1 लाख का मेरा परक्विजिट्स हो गया, 1 लाख का मेरा परक्विजिट्स हो गया। इसका मतलब इसने इस 1 लाख की वैल्यू पे टैक्स दिया है, ठीक बात है, 1 लाख को उसको बेनिफिट था, 1 लाख की वैल्यू पे इसको इसने टैक्स दिया है, और 2 लाख रुपए इस बंदे की कॉस्ट पड़ी है। मिस्टर ए को अलॉट करें, मिस्टर ए को 2 लाख रुपए अलॉट करे, 1 लाख उसने उस पर टैक्स दे दिया जो उसको बेनिफिट हुआ। कहता है कि जब मिस्टर ए मतलब एम्प्लॉय अलॉटी जब ये 1000 शेयर्स आगे सेल करेंगे तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिस्टर ए के लिए क्या होगी। वैसे ये क्वेश्चन हमें कैपिटल गेन के अंदर और डिटेल में समझ में आएगा, वहां पर एक सेक्शन है, सेक्शन 49(2)(a), वो कहता है कि अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स कहीं से मिलता है, अपने एम्प्लॉयर से स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलता है अंडर सेक्शन 17(2)(6) के अंदर, तो ऐसे स्वेट इक्विटी शेयर्स की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी एज पर सेक्शन 49(2) है, वो होगी फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17(2)(6), और हमारे केस में फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, 3 लाख रुपए, तो यही मेरी 3 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी एज पर सेक्शन 49(2)(a). ऐसा क्यों है, क्यों, देखिए 2 लाख तो उसको कॉस्ट ही थी, 2 लाख में तो शेयर्स पड़े ही, उसको 2 लाख तो उसकी कॉस्ट ही हो गई, तो वो तो उसकी कॉस्ट है ही है, प्लस जो 1 लाख रुपए का उसको बेनिफिट हुआ है ना, उस पर उसने ऑलरेडी टैक्स पे करा है मिस्टर ए ने, तो कह रहा कि भैया जब मैंने इस पर टैक्स किया तो उसको भी मैंने अपनी कॉस्ट बना ली, और यही रीजन है कि इसको यहाँ पे टैक्स देने के बाद इसको हमने इसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया। अब बेचारे ने इस पर टैक्स भी दिया है, फिर आप कह रहे हो हम इसकी कॉस्ट भी नहीं, ये तो उसको बेईमानी हो जाएगी ना उसके साथ, उसने उस पर टैक्स दे तो दिया, तो ठीक है ना भाई, उसको अपनी कॉस्ट में डालने दो फिर उसको, क्योंकि कॉस्ट में डालेगा तभी तो उसका टैक्स कम आएगा, आगे कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी, सेल प्राइस ज्यादा हो जाएगा, तो भैया उसको फिर यहाँ पे दोबारा टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसलिए सेक्शन 49(2)(a) कैपिटल गेन में डिस्कशन करेंगे इसका, फेयर मार्केट वैल्यू की वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट अभी यहां डिस्कशन वाला नहीं है, वो बाद में डिस्कशन वाला था। अच्छा, अभी हमने जो सबसे पहली कैटेगरी यहां पे देखी थी ना, वो थी कि अगर ये वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर्स किसी कंपनी में शेयर्स हैं। अब मैं कह रहा हूं कि ये किसी कंपनी में शेयर्स नहीं है, कि वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर्स नॉट बीइंग एन इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी, किसी कंपनी में शेयर्स नहीं है, तो इनकी वैल्यूएशन कैसे करी जाएगी, डिटरमाइंड बाय द मर्चेंट बैंकर ऑन द स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट मतलब डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, या फिर एनी डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, लेकिन 180 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 180 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या कहता है अगले पॉइंट, टैक्स ऑन परक्विजिट्स ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या सर्टिफिकेट शेयर्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन द ईयर ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। जिस दिन आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो उस ईयर में ही आपको परक्विजिट्स पे टैक्स देना है, ठीक बात है, लेकिन सच शेयर्स और सिक्योरिटी आर अलॉटेड बाय करंट एम्प्लॉयर बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप, द परक्विजिट इज टैक्सेबल इन द ईयर। पहले समझना पड़ेगा कि अगर कोई एलिजिबल स्टार्टअप कहां एलिजिबल है, ये हमें सेक्शन 80 ICA में आपको, आपके लिए कोई रेलिवेंट नहीं है सेक्शन का। एलिजिबल स्टार्टअप्स ये फाइनल के अंदर को पूरा डिटेल लेवल में समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको आपके कोर्स में वो गिवन नहीं है एलिजिबल स्टार्टअप क्या होते हैं, तो उसका डिटेल डिस्कशन हमें करने की जरूरत नहीं है।
बस इतना समझ लेना कि अगर कोई एलिजिबल स्टार्टअप वाली कंपनी है और उस एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को शेयर्स अलॉट करे हैं, सिक्योरिटी अलॉट करी है, तो अभी हमने नॉर्मल पढ़ा कि जिस साल आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे उस साल आपको परक्विजिट्स पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप वाला केस है, एलिजिबल स्टार्टअप में एम्प्लॉय आपको शेयर्स मिले हैं, तो आपको परक्विजिट्स पे टैक्स कब देना पड़ेगा? 48 महीने एक्सपायरी फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का मतलब रेलिवेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, कि जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करा है या फिर इन विच सेल ऑफ सच सिक्योरिटी और शेयर्स आर मेड बाय द एसएससी। या तो आपने जिस साल ऑप्शन एक्सरसाइज करा है उससे 48 महीने की एक्सरसाइज पर एक्सपायरी पर टैक्स देना पड़ेगा, या फिर जिस दिन आपने वो सिक्योरिटी या शेयर सेल करा है उस साल दे दो, या फिर एसएससी जिस दिन आपने अपने एम्प्लॉयर की नौकरी को छोड़ दिया है, आप अपने एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय नहीं रहे, आपने वो कंपनी छोड़ दी है, उस साल का। इनमें से जो भी पहले हो, इन तीनों में जो भी पहले हो, उस ईयर में आपको परक्विजिट्स पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर, करंट एम्प्लॉयर आपका एलिजिबल स्टार्टअप है, जो कि सेक्शन सीए फाइनल का कोर्स है, आपको नहीं पढ़ना है। नॉर्मल केस में जिस साल आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो उस साल आपको परक्विजिट्स पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एलिजिबल स्टार्टअप में ये 3 कैटेगरी है, इसमें जो भी अर्लियर हो उस साल में आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये आपका प्रोविजन था पूरा, जो कि बात हमने करी थी वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। इसी तरह से और वीडियोस कुछ अच्छे टॉपिक पे मैं लाता रहूँगा। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो सो दैट थोड़ा मोटिवेशन मिले और वीडियोस को बनाने का। और सीए इंटर डायरेक्ट टैक्स की फेस टू फेस क्लासेस भी अवेलेबल है दिल्ली सेंटर में, दिल्ली लक्ष्मी नगर में फेस टू फेस क्लासेस भी अवेलेबल हैं। गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अगर कोई क्वेरी हो क्लासेस से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। तब तक टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।